नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 का गणित का जो हमारा बैच जो हमने शुरू किया है। ये हमारी संस्थान की तरफ से जो हमारे आप सभी विद्यार्थी हो उनके लिए ही उपलब्ध करवाया जा रहा है और हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भरोसा हमारे साथ में है वो हमेशा बना रहे और आपका सिलेक्शन हो, केवल डिग्री ही नहीं मिले, आपका सिलेक्शन भी हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज जो टॉपिक रहेगा है ना, रीट लेवल 1 में जो हम लोग गणित की क्लास देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहला यूनिट शुरू करने वाले हैं, यानी कि पहला अध्याय। और पहले अध्याय में क्या क्या टॉपिक है ना। देखो, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है कि क्या सिलेबस है, लेकिन अब हम लोग पहला अध्याय या फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो वापस से आपको बता दूं मैं, अगर हो सका आपने नहीं लिखा हो है ना, तो सिलेबस अगर आपने डाउनलोड कर लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर नहीं किया, बहुत जने नहीं किए होंगे या बहुत जनों को नहीं मिलेगा है ना, तो मैं आपको बता दूं कि पिछली रीट में जो सिलेबस हुआ था वही सिलेबस इस बार भी आने वाला है। तो मैं वो सारा सिलेबस जो है वो बोर्ड पे सबसे पहले लिख देता हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक, एक अच्छी नोटबुक बना लें और उसमें सारे नोट्स अपने हाथों से बनाते जाएँ। ठीक है, सारे नोट्स बनाएंगे तो धीरे धीरे जब आपके पास में वीडियोस आ जाएंगे 40-50 वीडियोस, तो आपके पास में लगभग एक कॉपी सी भर जाएगी है ना। तो आपके सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे और आप उसको लगातार पढ़ते जाइएगा। तो आप लोग देखें सिलेबस कि आपके पहले यूनिट में, पहले अध्याय में जो सबसे पहले दिया गया है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो पहला जो है वो 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या, 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या, 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है, स्थानीय मान के बारे में पढ़ना है, स्थानीय मान। और उसके बाद में हमको जो पढ़ना है वो है तुलना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तुलना के बारे में पढ़ना है। अब तुलना क्या है मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में गणितीय मूल संक्रिया, गणितीय मूल संक्रिया, गणितीय मूल संक्रिया, गणितीय मूल संक्रिया। उसमें आपको जो करना है वो जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, और उसके बाद में आपको भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा, ये आपके टॉपिक रहेंगे। कहाँ पर, रीट लेवल 1 के यूनिट पहले में या आपका अध्याय 1 में। ठीक है, 5-6 अलग अलग भागों में इसने बांट दिया है। तो पहले अध्याय में जो है वो आपके ये टॉपिक है। ठीक है, ये सभी टॉपिक आपके किस में है, पहले अध्याय में है। तो हमें इन सभी टॉपिक के बारे में हमको समझना है और देखना है कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा या क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। सुनिए ध्यान से कि अगर पुराने पेपर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा पुराने पेपर, क्योंकि पुराने पेपर से ही आपको आइडिया लगेगा कि क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसने ये टॉपिक लिख दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न बन रहा है, प्रश्नों का जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सीरियसली होकर के समझेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पैटर्न जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसा लगेगा भाई 5 ही टॉपिक है ना। लेकिन ये 5 टॉपिक जो है, जब हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे तो ये मान के चलो कि 10 से 12 वीडियो तक जाएंगे हम लोग इस टॉपिक में ही, है ना। कितने वीडियो, 10 से 12 वीडियो तक हो सकता है जाएंगे। तो काफ़ी लंबे टॉपिक है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल छोटे टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए, बस मेरा एक ही बात कहना है। तो 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या है। अब बात यह है कि 1 करोड़ तक उसने लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 1, 2, 3, 4 में लिख दिया और 1 करोड़ तक लिख दिया, ऐसा नहीं है। पूर्ण संख्या, तो आपको पता है कि ये संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने टाइप की होती है, संख्याएं का नाम क्या क्या है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी है। उसके बाद में स्थानीय मान, तो क्या होता है स्थानीय मान, कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, बिना पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद में तुलना, तुलना किसकी तुलना, भाई इसने सिर्फ एक शब्द लिख दिया तुलना। तुलना का मतलब जब गणित की बात करेंगे तो गणित में तो संख्याएं रहेगी, गणित में क्या रहेगा, संख्या। तो संख्याओं के बारे में आपको समझना है कि संख्याओं की तुलना करनी है। तो तुलना किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं संख्याओं की, ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है ना। अब छोटी और बड़ी संख्या तो आप जानते हो,
लेकिन अभी हम लोग पॉइंट वाली संख्याओं को समझेंगे, भिन्नों को समझेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे तो पता चलेगा कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था, है ना, ऐसी बातें तो हमको जानकारी में थी ही नहीं। ठीक है, जब हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है गणितीय मूल संक्रिया के बारे में। किसके बारे में? गणितीय मूल संक्रिया, यानी कि मूल संक्रिया का मतलब होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जैसे कि हम लोग साइंस वगैरह में या जैसे कि अपने कहीं सर्जरी वगैरह में क्या होता है कि ऑपरेशन करने के लिए चाकू मतलब उनके जो काटने का होता है ना, वहाँ पर जो ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर अपनी भाषा में तो चाकू ही कहते हैं हम लोग नॉर्मली तो। ठीक है, अब डॉक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं वो डॉक्टर जाने, हम तो गणित के लोग हैं, है ना। तो मतलब काटने का, सिलने का जो भी होता है उसको, तो हमारे यहाँ पर गणित में भी काटने सिलने का है क्या, जोड़, बाकी और गुणा और भाग। जोड़ से जोड़ते हैं, माइनस से घटाते हैं, ठीक है, भाग लगाते हैं, तो ये हमारे पास में संक्रिया है, ऑपरेशन करने के तरीके हैं। उसके बाद में पांचवा जो है भारतीय मुद्रा, है ना, पैसों के बारे में, रुपयों के बारे में, मतलब रुपयों को पैसों में किस प्रकार से बदलेंगे, इतने सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, इतने रुपये हैं तो कौन कौन से सिक्के कितने बनेंगे, ये काफ़ी बातें हमको देखनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपके जो पहले जो यूनिट है, पहला जो चैप्टर है उसका आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि पहले यूनिट में क्या क्या टॉपिक हमको देखने हैं। मोटे तौर पर ये लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर काफ़ी टॉपिक, सब टॉपिक बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, या हम लोग सिर्फ संख्या के बारे में बात कर लें, है ना। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि जब ये दुनिया बनी होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब ये दुनिया बनी होगी तो इन्होंने वस्तुओं को कैसे गिना होगा? माइंड में क्या सवाल आना चाहिए कि जब भाई ये दुनिया जब बनी होगी तो भाई अलग अलग वस्तुओं को गिनने की ज़रूरत पड़ी होगी। सोचो, थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री में पीछे लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमें बेसिक से समझना और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं मान रहा हूँ कि आप लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, अभी ये मान के चल रहा हूँ सब हो सकता है जानते होंगे, लेकिन सबको जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हम कुछ नहीं जानते वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो मान लो, समझो कि पूरी धरती जब बनी होगी, इंसानों ने चलना शुरू किया होगा, इंसानों ने सोचना शुरू कर दिया होगा, उस टाइम पे क्या हुआ होगा? उस टाइम पर क्या हुआ होगा, या किस प्रकार से उस टाइम पर किस प्रकार से लोगों ने वस्तुओं का आदान प्रदान किया होगा, या सामान को गिना होगा? कुछ सामान तो होगा उनके पास में, चाहे गाय भैंस होगी, भेड़ बकरी होगी, या और जानवर होंगे, कुछ तो होगा। तो उन्होंने उनको गिना कैसे होगा, क्या तरीके लगाए थे उन्होंने गिनने के लिए, ये हमें समझना है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भाई सबसे पहले मान लो कि इशारों में लोग बातें करते होंगे, क्योंकि शब्द तो बने नहीं होंगे, भाषा बनी होगी नहीं, है ना। तो इशारों में कुछ बातें करते होंगे और उसके बाद में कुछ गिनने के तरीके निकाल लिए होंगे। जैसे कि मान लो कि भाई किसी को पाँच वस्तुएं देनी है, तो उन्होंने मान लो चलो 5, तो इस टाइप से 5, 3 निशान बना दिए, इस टाइप से इन्होंने मान लो हो सकता है 5 निशान बना दिए होंगे, या उन्होंने 4 निशान बना दिए होंगे। ठीक है, अभी ये मत कहना कि 5 निशान तो आपने काटा क्यों नहीं, है ना, अभी बताऊंगा वो सब चीज़ें। लेकिन पहली बार जब बना होगा तो क्या होगा, निशाने तो बने होंगे, या उन्होंने हो सकता है कैसे डॉट बना दिए होंगे, भाई 5 वस्तु है तो 5 डॉट कर दिए। क्या होगा, हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में बिल्कुल इतिहास के स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किताबें नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन वस्तुओं को गिनने के तरीके निकल के आए। लेकिन आप थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे तो एक सभ्यता आती है बाद में, आपकी रोमन पद्धति निकल के आती है। क्या निकल के आता है? रोमन पद्धति। समझना बात को, हम लोग अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर रोमन पद्धति निकल के आती है। ठीक है, तो हमने रोमन पद्धति में गिनती देखी होगी, ध्यान से देखो, है ना। अभी हम लोग सिर्फ परिचय समझ रहे हैं, पहले यूनिट का परिचय समझ रहे हैं, बिल्कुल अभी तक हम टॉपिक पे गए ही नहीं हैं, है ना। तो रोमन पद्धति आई होगी, तो रोमन पद्धति में संख्याओं को या लोगों ने किस प्रकार से लिखना शुरू किया होगा। तो मान लो किसी के पास में एक वस्तु हो तो उसने इस टाइप से निशान बना दिया होगा। मान लो किसी के पास में 2 हो तो इस टाइप से, 3 हो तो ऐसे। अब उन्होंने 4 को इस टाइप से लिखा, 5 को इस टाइप से लिखा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे से करते गए, बढ़ते गए। ठीक है, और 10 को इन्होंने इस टाइप से लिखा, तो ये इन्होंने निशान बनाए। लेकिन ये निशानों में आगे बढ़ते गए। ठीक है, 50 तक, 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, लाख तक, फिर करोड़ तक लिखना होगा। भाई 10 लाख, आपने कहा कि भाई हमको रेट लेवल 1 में 1 करोड़ तक संख्या पढ़नी, तो मान लो 1 करोड़ तक संख्या लिखनी हो तो 1 करोड़ तक एक लाइनें थोड़ी ना खींच सकते, नहीं खींच सकते, या कुछ और तरीका निकालना पड़ा होगा। तो वहाँ पर आप कुछ और तरीका निकाला तो समस्या तो रहने वाली है। सभी को थोड़ी ना पता है। जैसे मैं आपको कहूँ भाई 50 लाख को आप रोमन संख्या में पद्धति में लिख के बताओ, तो नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो मतलब एक पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड काम नहीं कर पा रहा ना वो सिस्टम, इसलिए फिर हमको उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। उसी टाइम पे हो सकता है कि भारतीय पद्धति में क्या चल रहा था उस टाइम पे, भारतीय पद्धति में
समझो बात को। अगर आपको लिखने की ज़रूरत है तो लिख देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लिखने की ज़रूरत है, नोट्स बनाने की ज़रूरत है, आप लोग लिखते जाएं। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ कि क्या संख्याओं का जन्म किस प्रकार से हुआ होगा। तो फिर भारतीय पद्धति की हम लोग बात करें, उस टाइम पे भारतीय भी तो पुरानी सभ्यता है ना। तो इन्होंने भी इस टाइप से लिखा कि मान लो इस टाइप से, है ना, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा ध्यान है इस टाइप से लिखते होंगे, है ना। इस टाइप से आंकड़े आपने देखे होंगे कभी, तो मेरे को तो याद नहीं आ रहा सब, लेकिन आप लोग देख लें। इस टाइप से मान लो 1 2 3 4 इस टाइप से उन्होंने लिखे होंगे। तो ये भारतीय पद्धति में आ गए, है ना। अब ये भारतीय पद्धति थी कि भारत में समझ में आ गया लोगों को, लेकिन ये भारत से बाहर गए तो और कन्फ्यूज़न कर दिया। भारत से बाहर गए तो और कन्फ्यूज़न कर दिया। तो ये भारतीय पद्धति कहते हैं इसको, हम लोग इसको हिंदू पद्धति भी क्या है ना, हिंदू पद्धति भी कहा। तो अब ये पद्धति चल रही थी, ये पद्धति लेकिन अपने अपने स्तर पर चल रही थी। पूरी दुनिया में एक ऐसी भाषा नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। पूरी दुनिया एक ऐसी भाषा की खोज में उस टाइम पे लगा हुआ था कि भाई ऐसा क्या हो कि भाई हम जो पढ़ें वो अमेरिका वाले भी वही पढ़ लें, रूस वाले भी वही पढ़ लें, दूसरे देशों वाले सब एक जैसा क्यों नहीं पढ़ पा रहे, है ना। तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा सा और आगे हम लोग इतिहास में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि अरब देशों से, कहाँ से, अरब से भारत में आक्रमण आए, है ना। अरब से आए कि नहीं आए, अरब से, तुर्क से, है ना। ये सब लोग भारत में आक्रमण करते हैं, है ना। मुगल वगैरह जो भी है, जितने भी लोग हैं सब आक्रमण करते हैं भारत में। वो तो वहाँ पर ये क्या हुआ कि इन्होंने फिर अरबी भाषा लेकर के आए। कौन सी, अरबी, और उसमें बस में हिंदी मिक्स हो गया, है ना। अरबी और हिंदी, या हिंदू कहें हम लोग, पहले हिंदी नहीं हिंदू ही कहें, ठीक है। तो अरबी और हिंदू को मिक्स किया इन्होंने, यहाँ से ले जा करके हमारे जो गणित की पद्धति थी इसको मिक्स करके फिर इन्होंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से इन्होंने लिखा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक पद्धति कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो पद्धति निकल के आई ये पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फेमस है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में धीरे धीरे आगे आने वाले समय में ये भी बदल जाए, है ना। पहले ये चल रही थी, ये सबसे पहले माना गया था, मतलब इस टाइप से चलता है, फिर ये इन दोनों से उलझन पैदा हुई, फिर ये अभी आज की तारीख में लगभग ये पूरी दुनिया में लगभग यही चल रही है, ठीक है। हो सकता है आने वाले 1000 सालों में या 2000 सालों में ये भी बदल करके कुछ और हो जाए, हमें नहीं पता है। हमें अगली सभ्यता के बारे में नहीं पता है, अगली जानकारी नहीं पता है, लेकिन अभी जो चल रही है उसके बारे में ये है। तो अभी जो पद्धति चल रही है वो कौन सी है, तो हिंदू अरेबिक पद्धति चल रही है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे हमारे टॉपिक में, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सब कुछ इस वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। या अगर संख्याओं को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 यही संख्या हम लोग लिखने वाले हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल समझ लें, इनमें हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि ये अब लगभग सिस्टम खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग लिखने के लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन लगभग वो सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ पूरी दुनिया में यही पद्धति चल रही है। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर अब ये वाले 1 से लेकर के 1 करोड़ तक की संख्या उसने दे दिया, तो अब कौन कौन सी संख्या बन रही है, कौन कौन की संख्या हो सकती है, ये सब अब तक आपने नहीं लिखा हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख लिया हो तो आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है ना। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। क्या रहेगा, संख्या पद्धति। इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ये आपका जो पहला जो 1 करोड़ तक की संख्या है उसी के अंदर है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। आपको समझना है कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो संख्याओं को हम लोग जिस अलग अलग तरीके से लिखते हैं और जो अलग अलग नाम देते हैं वही हमारे पास में क्या होता है, संख्या पद्धति है, ठीक है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें जो समझना है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो सबसे पहले जो हमारे पास में है वो प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है।
प्राकृत संख्याओं को हम लोग कैपिटल एन से भी लिखते हैं। एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, किसके बारे में बात करें हम लोग? प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर, यानी कि कैपिटल एन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है। क्या सवाल आना चाहिए कि भाई प्राकृत संख्या या संख्या क्या बात है, संख्या क्या होती है। ठीक है, हम लोग जोड़ बाकी गुणा भाग में तो बाद में जाएंगे, पहले एक बार संख्याओं को तो समझे, है ना। तो जब दुनिया शुरू हुई, प्रकृति में पहली बार वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया होगा, तो अंकों का कैसे उपयोग किया होगा? हो सकता है वो निशान क्या बने होंगे, एक अलग बात है, निशान कैसे बने होंगे वो मैंने बता दिया। लेकिन अब जो अंकों का प्रयोग किया, जैसे कि मान लो कि इन्होंने कहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते गए होंगे, है ना। ये जो है 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या है वही आपकी प्राकृत संख्या है, वही क्या है? आपके नेचुरल नंबर है। क्या आपको याद रहेगा क्या है? वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के, मैं लिख लेता हूँ कि 1 से प्रारंभ होकर, 1 से प्रारंभ होकर 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं। ठीक है, बात समझ गए कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और हम लोग अनंत तक गिन सकते हैं, वो सभी की सभी क्या गिनी जाएगी? प्राकृत संख्या। मैं कह रहा हूँ 1 से। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास कितनी वस्तु, आप कहेंगे 1 वस्तु है, या किसी के पास में 2 वस्तु, या आपके पास में किसी के पास में 100 वस्तु। लेकिन सुनो ध्यान से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके पास में एक वस्तु थी, वो अब किसी और ने ले ली। आपके पास में जो सामान था वो क्या हुआ? किसी और ने ले लिया। तो आपसे पूछे कि आपके पास में कितनी वस्तुएं, तो आप क्या बताओगे? मेरे पास तो कुछ नहीं। भाई क्या बताओगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं को गणित में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं को गणित में क्या लिखेंगे? या ऐसा कुछ चीज़ हम लोग शामिल करें तो उन संख्याओं को, तो वो तो 0 लिखना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं तो हम लोग काम चलेगा नहीं। तो जब हम लोग इस प्राकृत संख्या के अंदर 0 शामिल करते हैं, प्राकृत संख्या के अंदर जब 0 शामिल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, आपका जो नाम जो लिखा है ना, 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या, तो यही पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, या हम लोग इसको W से लिखते हैं। W से इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 इस टाइप से अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ पूर्ण संख्या के बारे में? वे सभी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो करके, वे सारी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो करके अनंत तक जाए, है ना। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, 0 से 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, यही क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। 2 बातें हमने समझी अभी। ठीक है, संख्या बदलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बार बार प्राकृत संख्याएं आपको आता रहेगा, मिलता रहेगा। प्राकृत संख्याओं के बारे में अलग अलग जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, काफ़ी सम संख्या, विषम संख्या, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन अभी ये बेसिक चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। तो हमने 2 बात समझी। पहली बात कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, तो प्राकृत संख्या कहलाएगी। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। ठीक है, तो आपका ये पूर्ण संख्या हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला रहेगा पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक संख्याएं। तीसरा क्या है आपका? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या रहेगा आपका? पूर्णांक संख्याएं। क्या रहेगा? पूर्णांक संख्याएं। या हम लोग आगे बढ़े तो इसको I से लिख सकते हैं, या हम लोग Z से भी लिख सकते हैं। किससे? I से भी लिख सकते हैं या फिर Z से भी लिख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो पूर्णांक संख्या की बात करें कि वो सब संख्याएं, वो सभी संख्याएं
जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक होती है। अभी तक पॉइंट वाली संख्याओं के बारे में हमने बात नहीं करी है ना, किसके बारे में, पॉइंट वाली या बिंदु वाली संख्याओं के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी है, ठीक है। तो आप उसमें जाना भी मत, ठीक है। अभी हम लोग बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे हम लोग, है ना। तो अभी हम लोग बात करें पूर्णांक संख्या। पूर्ण का मतलब होता है क्या, होता है एक जीरो से शुरू होगी। पूर्णांक का मतलब जीरो से आगे की बात करेंगे हम लोग। तो मान लो आपके पास में एक रेखा पद्धति है या लाइन सिस्टम है, यहाँ पर जीरो हो गया, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अनंत तक जाएंगे प्लस में। यहाँ पर -1, -2, -3, तो ऐसे आगे बढ़ गया तो माइनस का इन्फिनिट तक बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही, प्लस के अनंत तक और माइनस के अनंत तक, ये दोनों बात। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बात करें प्लस के अनंत तक या माइनस के अनंत तक। तो वे सभी संख्या, सुनना ध्यान से, वे सभी संख्याएं जो, ध्यान से देखना, -2, 3 इस टाइप से, तो ऋणात्मक हो, क्या हो आपके पास में, वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, ऋणात्मक ये वाली संख्या है, ये क्या है आपका ऋणात्मक 0 तथा धनात्मक संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक 0 तथा धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो एग्जाम्पल में इस टाइप से लिख सकते हो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गया, तो वे सभी संख्याएं जो नेगेटिव वाली भी होती है और वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी होती है और जीरो भी उसमें शामिल होता है, वो सभी के सभी पूर्णांक है। लेकिन अभी भी किसी भी पॉइंट वाली संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा। प्राकृत संख्या वो भी पूरी की पूरी संख्या है, ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या, वो भी, उसमें भी किसी भी प्रकार का पॉइंट वाला कुछ नहीं आया था और यहाँ पर भी नहीं। अब हम लोग बात करें कि, सुनना ध्यान से, कि आपके पास में जो माइनस वाली संख्याएं जो होती है, -1, 2, 3 ये वाली है ना, ये जो माइनस वाली जो संख्याएं होती है, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से देखना, कि ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्या आपको याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं हर एक बात को आपको सामने क्लियर कर रहा हूँ कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है और धनात्मक पूर्णांक क्या है, समझ रहे हो बात को। तो माइनस वाली जो भी संख्या रहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी, और प्लस वाली जो संख्या रहेगी वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। तो यहाँ से आपके पास में पूर्णांक संख्या के बारे में आपके पास में जानकारी उपलब्ध होगी, ठीक है। अब हम लोग इससे भी आगे बढ़ें, क्या करें, इससे भी तो आगे बढ़ें, यहीं तक थोड़ी ना रुकना है। तो अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं, परिमेय संख्या। चलिए, तो अगली बात करें हम लोग परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्याएं। तो ध्यान समझिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q में लिखा जा सकता है। बोलिए क्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q में लिखा जा सकता है, P/Q में लिखा जा सकता है, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब P/Q क्या है, ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग उसका थ्योरी समझ रहे हैं ना, अभी हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं। डायरेक्ट पटवारी का एग्जाम नहीं है कि आप लोग सीधे सवाल करोगे, है ना। रीड में इस टाइप से डायरेक्ट लैंग्वेज में भी सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम लोग पहले थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे, लेकिन आपको थ्योरी या कंसेप्ट पहले समझना जरूरी है। कि भाई परिमेय संख्या मैं कहूँगा तो आप कहोगे क्या परिमेय संख्या, मैं कहूँगा पूर्णांक संख्या, पता ही नहीं है,
है ना, प्राकृत संख्या पता ही नहीं है, तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी वीडियो देखोगे सीक्वेंस में देखोगे एक बात, और दूसरी बात, पहली बात तो क्या देखोगे आप लोग, सीक्वेंस में देखोगे, है ना, और दूसरी बात जो है वो आप जो करना है आपको वो क्या करना है, अपने नोट्स बना लेना है, और नोट्स के साथ में जितने मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, बोर्ड पे यही कराऊंगा। ठीक है, कोई कुछ पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, बोर्ड पे कराऊंगा, आपको सोल्व करना है और उसको नोट करना है। उसके बाद में आपके पास में जो बुक होगी, ठीक है, या हम जो नोट्स अगर मान लो उपलब्ध कराएंगे बाद में इन फ्यूचर में, तो वहाँ से आपको करना है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं करना है। पहले जो हम लोग कह रहे हैं उसको मानना है। अगर मानोगे तो आपके 30 में 30 नंबर आने के चांस बनेंगे। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, नंबर ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बात माननी पड़ेगी। तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q में लिख सकते हैं, जैसे कि ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने कहा 2/3, तो ध्यान से देखना कि ये ऊपर की संख्या मान लो P हो तो ये नीचे की संख्या क्या हो जाएगी, Q, तो P/Q में लिख दिया, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये बोलोगे क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं इस टाइप से लिख दूँ -3/4, तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ये भी 3/4, माइनस का 3/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़े तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त एक रहती है कि भाई P/Q में लिख तो सकते हैं, लेकिन कभी भी जो Q जो है ना, ये वाला Q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। तो अगर आपसे कहें कि भाई 2/0 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, आप लोग क्या बोलोगे, ना, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे की संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या में एक ही बात है, और 0 हो गया तो 0 हो गया तो गणित में ऐसी कोई संख्या बनती ही नहीं है। गणित में 0 होने वाली कोई संख्या आप अपनी मर्जी से निशान बना सकते हो, है ना, ये अपने आप में एक निशानी है, 2/0 एक निशानी है, लेकिन गणित में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि 2/0 हम लोग जिसको लिख सकते हैं। तो ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए हम लोग इसको संख्या को नहीं मानते। क्लियर है? तो अगर आपसे कहे कि परिमेय संख्या क्या है, तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ पॉइंट की बात नहीं करेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद में आपके पास में आता है वास्तविक संख्याएं। बोलो क्या, वास्तविक संख्याएं। अगला जो आता है आपका वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, क्या आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है ना। तो वो, हाँ, आप बिल्कुल जानते होंगे, वो सभी संख्याएं जो काल्पनिक नहीं होगी, वो सभी संख्याएं जो काल्पनिक नहीं होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है बात? क्या कह रहा मैं कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी काल्पनिक संख्याओं को छोड़ने के बाद में जो संख्याएं बचती है ना, वह सभी के सभी क्या है आपकी, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके तो वास्तविक जो बची हुई संख्याएं जो वही सभी क्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे कि अब काल्पनिक संख्या क्या, सवाल ये है कि काल्पनिक संख्या क्या है, तो हम लोग काल्पनिक संख्या को समझ ले एक बार, तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ जाएगी। काल्पनिक संख्या, ठीक है, तो काल्पनिक संख्या की बात करें तो जो काल्पनिक संख्या जो होती है वो अंडर रूट के अंदर, किसमें, अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है। किस में होती है, नेगेटिव रूट में माइनस में होती है जो भी संख्याएं, जैसे कि समझो, जैसे नेगेटिव, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संख्या, नेगेटिव VE संख्या, नेगेटिव संख्या है ना, अपना ऋणात्मक संख्या 10वीं में पढ़ा होगा, शॉर्ट में हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। जैसे कि क्या कह दिया मैंने, कि रूट में -3 है, तो ये क्या है, अपने आप में काल्पनिक संख्या है। रूट में मान लो 10 हो गया, रूट में 15 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर माइनस में जो भी संख्या रहेगी
काल्पनिक संख्या रहेगी। अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वह ना श्रीधराचार्य विधि लिखी होगी, b² - 4ac/2a वाला, है ना। तो वहाँ पर आपको कहा होगा कि इसका कोई हल विद्यमान नहीं है। हल विद्यमान नहीं का इसका मतलब क्या है कि वो काल्पनिक संख्या थी। बोलिए क्या थी? वो काल्पनिक संख्या थी ना, इसीलिए हमने कहा था कि उसका हल विद्यमान नहीं है। इसका मतलब रूट के अंदर जो माइनस की संख्या रहेगी वो सबके सब क्या रहेगी? आपकी काल्पनिक संख्या ही रहेगी। तो रूट के अंदर की माइनस संख्याओं, मतलब रूट ये वाली संख्याओं को छोड़ दो, अंडर रूट में माइनस वाली जो संख्या है उनको छोड़ दो, तो बाकी सारी संख्या जितनी भी रहेगी वो सभी की सभी क्या कहलाएगी? आपकी वो सभी के सभी वास्तविक संख्या ही कहलाएगी। क्लियर है बात? क्या आपको समझ पा रहे हो? सभी किस्म की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे कि आपकी यहाँ पर वास्तविक संख्या में क्या पॉइंट वाली संख्या भी आ जाएगी। वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग वास्तविक संख्या की बात करें, जैसे कि आपके पास में 2 - 5/3, 8.5, 15, जो भी है आपके पास 1.5, ठीक है, 15, जो भी लिखना चाहो आप, जैसे भी 0.003, है ना। ये सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या ही है या रियल नंबर ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको लिख लें या स्क्रीनशॉट लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें, जैसे भी आप करना चाहो, है ना। लेकिन नोट्स अच्छे से बनाएं आप लोग। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े बाद में, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा फिर आप नोट्स ढूंढोगे, है ना, तो काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है? हर एक का नोट्स बना लेना है। हम लोग आराम से चलने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप वीडियो को धीरे से देखें, आराम से पूरा वीडियो देखें, कोई फास्ट करके ना देखें, बिल्कुल समझे, भाषा को समझे। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक संख्या हो गई। तो अब कुल मिलाकर के हम लोग अगर बात कहें, ध्यान समझना, अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, तो संख्या पद्धति में हमने एक बात समझी, संख्या पद्धति में हमने एक बात समझी है, वो देखो ध्यान से। क्या समझी हमने? कि हमारे पास में जो प्राकृत संख्या थी, सबसे पहले क्या आया था? प्राकृत संख्या। बोलो, सबसे पहले क्या आया था? प्राकृत संख्या आया था। तो प्राकृत संख्या जो है वो किसके अंडर में है? तो प्राकृत संख्या में हमने 0 को मिलाया था, और प्राकृत संख्या क्या थी? 1, 2, 3, 4 इस टाइप से थी। उसके अंदर हमने जैसे ही 0 मिलाया, उसके अंदर जैसे ही हमने 0 मिलाया, ये क्या बन गया? आपकी पूर्ण संख्या बन गई। बोलो क्या बन गए? पूर्ण संख्या, 0 को मिलाते ही। और अब ध्यान से देखना कि अब अगली बात करें, अगर हम लोग मान लो पूर्ण संख्या के बाद में जैसे ही हमने पूर्ण संख्या नहीं 0 वाली थी और माइनस वाली जैसे ही हमने संख्या मिलाई 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये जैसे ही हमने संख्याएं मिलाई, इसको जो बन गया उसको हम लोग कहा पूर्णांक संख्या कहा। क्या बोला? पूर्णांक संख्या कहा। ठीक है, अब इसके अंदर और हम लोग अगर गए तो मान लो जिसको P/Q में लिखा, या -2, 3/2, 4/2 इस टाइप से लिखा, तो ये जो आपके पास में आया था उसका हमने नाम दे देंगे उसको परिमेय संख्या। बोलो क्या? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के साथ में हम लोग अगर मान लो काल्पनिक संख्या को जोड़ लिया, है ना, परिमेय संख्या के बाद में और हमने पॉइंट वाली दशमलव संख्या जिसको भी जोड़ लिया, तो वो आपके पास में क्या अगला क्या हो जाएगा? इन सबको मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? उसके ऊपर वास्तविक संख्या बन जाएगा। बोलिए क्या बन जाएगा आपका? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने जो देखा है वो प्राकृत संख्या के बारे में देखा था, 1 से 4 तक या 1 से जितने अनंत तक देख लो आप लोग, कोई समस्या नहीं है। प्राकृत संख्या जो है वो किसके अंदर है? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसके अंदर है? तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर। और पूर्णांक संख्याओं किसके अंदर है? परिमेय संख्या। और सभी मिलाकर के किसमें है? तो वास्तविक संख्या के बारे में। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल करके ही क्या बनाता है आपका? वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे सर अपरिमेय संख्या तो आपने बताया नहीं, क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्या तो आपने बताया नहीं, तो अपरिमेय को भी समझ लो। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या होता है? अब ध्यान समझना, अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q में नहीं लिख सकते। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q में नहीं लिख सकते, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग?
अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि रूट में मेरे पास में 2 है, तो क्या आप रूट 2 को p/q यानी कि 2/4 5 ऐसा कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना, जिसको p/q में नहीं लिखा जा सकता। याद रहेगा आपको, जिन संख्याओं को p/q में नहीं लिखा जा सकता है वही हमारे लिए अपरिमेय संख्या है। बोलिए क्या? जिनको p/q में नहीं लिखा जा सकता है वही संख्याएं हमारे लिए क्या है? अपरिमेय संख्या है, वही हमारे लिए अपरिमेय संख्या है। जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 7, ये सब के सब क्या है आपके पास में? अपरिमेय संख्या। मान लो इनको जोड़ करके भी लिख दिया गया, रूट 3 प्लस में रूट 5, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। यानी कि जिनको p बटे, तो वास्तविक संख्या क्या है? अपरिमेय और परिमेय, इन सबको मिलाएंगे ना, जो संख्या बनेगी, जो संख्या हो सकती है, वो सब के सब क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या के अंदर आएगी, वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। तो क्लियर है, इस पूरा आपको चार्ट समझ में आ जाना चाहिए। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है ना? ओके, चलिए तो इसको लिख लिया आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने समझा, क्या समझा कि संख्याओं के बारे में देखा, संख्याएं कौन कौन सी सिर्फ होती है। अभी हम लोग और डिटेल के साथ में संख्याओं में नहीं गए, संख्याएं बहुत बड़ा टॉपिक है, संख्याएं बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग परिमेय संख्या को ही आगे देखते हैं। किसको? परिमेय संख्या को ही हम लोग आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या जो थी, परिमेय संख्या की बात करें हम लोग अगर, तो इसी को हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। परिमेय संख्या को किस में बदल सकते हैं हम लोग? परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, परिमेय संख्या को हम लोग किस में बदल सकते हैं? दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न। अब ये दशमलव भिन्न क्या है ना? तो आपके पास में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0, ये 10 जो संख्याएं हैं ना, इसी के वजह से उसका नाम क्या है? दशमलव पड़ा है। बोलो क्या पड़ा है? ये 10 संख्या। अब 9 तो संख्या है और एक 0 को मिला देंगे, कितनी संख्या हो जाएगी? 10। इसीलिए हम लोग उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि आपके पास में 2/5 दे दिया, तो इसको आप दशमलव भिन्न बदलना है, तो आप क्या करते हो भाई? 2 में आपको 5 का भाग लगाना है, तो 5 का जाएगा नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो कितना होगा? 0.4। 0 पॉइंट कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 20। 20 में से 20 जाएगा तो 0। तो 2/5 जो है वो 0.4 हो जाएगा। 2/5 जो है वो क्या हो गया? 0.4 है। तो वही आपके पास में क्या है? ये परिमेय संख्या से ही आपको दशमलव भिन्न में बदलना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जैसे कि समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मान लो मुझे 1/3 लिखना होता है। मुझे क्या लिखना होता है? 1/3 लिखना होता है। तो अब 1/3 को हम लोग किस प्रकार से बढ़ाएंगे, ये भी देखना है ना? तो 1/3 जो है, 1/3 ये क्या होगा कि मान लो 3 का मैं भाग लगाऊं 1 में, तो 0.10 3 बार, है ना? 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? सॉरी 3 तिया 9, माइनस करेंगे 1, फिर 0 लगा दिया, फिर 3, है ना? फिर 9 माइनस करेंगे, फिर 1 0 9, है ना? इस टाइप से लगातार बार बार बढ़ता जा रहा है और इधर 3 3 3 ऐसा आ रहा है। तो अब आप ध्यान से देखना कि परिमेय दशमलव भिन्न जो होते हैं 2 टाइप के, एक तो खत्म हो गया और एक खत्म नहीं हुआ, ऐसा चलता रहा है ना? तो दशमलव भिन्न 2 टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा? शांत और ये क्या हो जाएगा? अशांत। शांत और अशांत। बात समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शांत और अशांत की बात कर रहा हूँ। शांत का मतलब होता है कि जो खत्म हो जाते हैं, जो भिन्न दशमलव भिन्न जो है खत्म हो जाएंगे पॉइंट के बाद में, जितने भी 2 या 4 संख्याओं के बाद में, और वे सभी संख्याएं जो खत्म
नहीं होते उसको क्या कहते हैं हम लोग, अशांत कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दशमलव भिन्न, शांत और अशांत समझ में आ गया होगा। आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे कि 0.453, ठीक है, या आपने लिख दिया 0.212, है ना। लेकिन क्या होगा अशांत में, क्या हो जाएगा 0.414444, इस टाइप से मान लो चलता रहे, है ना। 0.432521, इस टाइप से अगर मान लो चलता रहे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अशांत दशमलव भिन्न, इसको कहेंगे शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करेंगे, इसके बारे में और डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, डिटेल के साथ में देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू।